प्रशासन जहरीली शराब को रोकने के लिए बिल्कुल ही कटिबद्ध है और जिन लोगों की भी जांच में गलती मिलेगी उनको बहुत ही सख्त सजा दी जाएगी, जिससे कि भविष्य में कोई इस तरह का गलती करने की जरूरत न करे। शराब का काम चल रहा है, उसके लिए जिम्मेदार कोई दल कोई पार्टी नहीं हो सकती है। ये सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार के लोग ही उसमें शामिल हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग ही शामिल हैं। बालूपुर में एक आप जानते हैं कि 13वीं का भोज भी हुआ, वहाँ अल्कोहल के साथ साथ खाना भी दिया गया है। फूड पॉइजनिंग का केस तो नहीं कहीं कुछ लीड दे रहा है, क्योंकि अल्कोहल का कंजम्पशन डॉक्टर्स एकदम डिनाइल कर रहे हैं कुछ केसेस में। जो शराब तस्कर हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। उत्तराखंड पुलिस से हम टाई अप भी रखे हुए हैं। देखिए, दोनों जनपदों में जो घटना हुई है और इसको बहुत ही टॉप मोस्ट लेवल से बहुत गंभीरता से लिया गया है। वरिष्ठतम स्तर से इसमें कार्रवाई की मॉनिटरिंग इसमें की जा रही है। पूरे प्रदेश में 15 दिन का एक अभियान जिसमें समन्वित रूप से मजिस्ट्रेट, पुलिस अफसर, एक्साइज अफसर ये रहेंगे। ये सारी चीज़ें इस पे की जा रही हैं जिससे कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। नमस्कार, शाम के 6 बज रहे हैं। ताल ठोके का स्पेशल एडिशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में मानसा मालिक। शराब का जहर, मौत का कहर, 2 अलग अलग राज्य और अलग अलग इलाके, 77 से ज्यादा लोगों की मौत। लेकिन मौत की वजह एक, शराब, वो भी जहरीली शराब। यूपी और उत्तराखंड में पिछले 2 दिनों में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या 77 से ज्यादा हो गई है और लगातार ये संख्या बढ़ती जा रही है। कई लोग अब भी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। एक ओर शराब पर मौत का सिलसिला जारी है तो दूसरी ओर हादसे के बाद प्रशासन की नींद टूटी है। आनन फानन में कार्रवाई भी चल रही है तो वहीं सियासत भी शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने जहरीली शराब से होने वाली मौतों के लिए सीधे सीधे योगी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। अखिलेश का आरोप है कि काउ सेस लगाकर योगी सरकार लोगों को कह रही है गौ सेवा तभी होगी जब आप शराब पियोगे। ऐसे में ताल ठोक के आज हम सवाल पूछ रहे हैं कि यूपी उत्तराखंड में मौत की शराब किसने बांटी? जहर से 2 राज्यों में 77 मौत, कितने कातिल? यूपी उत्तराखंड में जहरीली मौत के आखिरकार जिम्मेदार कौन? योगी आदित्यनाथ, त्रिवेंद्र सिंह रावत क्या इसकी जिम्मेदारी लेंगे? जहरीली शराब पर सियासत से पीड़ितों का भला हो जाएगा? कब पकड़े जाएंगे जहरीली शराब के गुनहगार? तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं और ताल ठोके का स्पेशल एडिशन, उसमें 6 अहम सवाल और इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के नेता आईपी सिंह इस वक्त जुड़े हुए हैं। एमएच खान साहब जो नेता हैं बीएसपी के, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार रामदत्त त्रिपाठी आज की चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। यूपी के पूर्व डीजीपी अरविंद जैन भी आज की चर्चा में हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक अब्दुल रज़ाक खान भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं और राजनीतिक विश्लेषक शांतनु गुप्ता कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। आईपी सिंह साहब, जहरीली शराब के गुनहगारों का एनकाउंटर कब होगा? निश्चित तौर से देखा जाए तो पिछले 15 वर्षों में उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब पीकर मरने वालों की संख्या 500 से ज्यादा है। श्री अखिलेश यादव जी के जो आरोप अभी मैं सुन रहा था वो बिल्कुल निराधार हैं। जब वो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे तो शराब का जो वैध या अवैध कारोबार था वो पूरा एक सिंडिकेट था। पोंटी चड्ढा ग्रुप पोंटी चड्ढा के पास था और मात्र उसे राजस्व उत्तर प्रदेश में 10,000 करोड़ आता था। अखिलेश यादव की सरकार में क्या होता रहा उसे छोड़ दीजिए। अभी योगी सरकार के दौरान क्या एक्शन लिया जा रहा है, मुझे आज उस पर जवाब दे दीजिए। सिंह साहब,
सरकार आपकी पीठ थपथपाती है, आपकी सरकार पीठ थपथपाती है कि धड़ाधड़ अपराधियों का खात्मा किया जा रहा है। मेरा आपसे सीधा सा सवाल है आज कि ये खौफ शराब माफिया में क्यों नजर नहीं आता है? देखिए, ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट तौर से कहा कि इसमें मेरा क्या, तो जो नौकरशाही है, नौकरशाही अगर सख्त फैसला ले कि हमें अवैध कोई भी कारोबार किसी भी राज्य में नहीं होने देना है, तो मैं समझता हूं कि कोई भी इस तरह की घटना देश में नहीं घटेगी। लेकिन जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, जब कुछ परिवार कुछ मांगों के सिंदूर उजड़ जाते हैं, तो सरकारें भी सख्त होती हैं, अधिकारी भी सख्त होते हैं। डीएम अपने बंगलों से नहीं निकलते, कप्तान जो है अपने बंगले से नहीं निकलते, नीचे के अधिकारी दौरा नहीं करते, और रिश्वतखोरी ये सबसे अहम कारण है कि इस तरह की घटनाएं सिर्फ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ही नहीं, देश के सभी सूबों में एक एक करके सुनाई पड़ती हैं। तो जब तक इस पर सख्त कार्रवाई नहीं होगी, सिंह साहब, वही तो मेरा सवाल था कि ये सख्त कार्रवाई नजर नहीं आ रही है। ये फौरी तौर पर आनन फानन में की गई कार्रवाई है जो आपकी सरकार की ओर से आ रही है। मैं आपको पूरा मौका दूंगी। मैं और पैनलिस्ट के पास भी जाना चाह रही हूं। इस वक्त हमारे साथ एमएच खान साहब भी जुड़े हुए हैं। एमएच खान साहब, जहरीली शराब से मौत, ये कोई इस तरह का पहला मामला नहीं हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में। आपकी सरकार जब थी 2010 में गाजियाबाद बुलंदशहर में 35 लोगों की मौत हुई, 2010 में ही 13 लोगों की मौत वाराणसी में हुई थी, 2009 में 29 लोगों की मौत हुई थी। वजह क्या थी? जहरीली शराब। नहीं, देखिए, या पहले जो मौतें हुई उस पर जो कार्रवाई हुई उस पर तो आपने ध्यान दिया होगा कि किस तरह से तुरंत कार्रवाई करके और दोषियों को पकड़ा गया था। आज जो जहरीली शराब से लोग मरे हैं, ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। आप 77 बता रहे हैं, मेरी जानकारी में 100 के करीब लोग मर चुके हैं, और ऐसे ही 100 से 150 करीब लोग इलाज में अस्पतालों में भर्ती हैं। देखिए, इस सरकार का इकबाल गिर चुका है। सरकार चलती है इकबाल से। इकबाल अगर सरकार का नहीं होता है, जब माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहेंगे कि ठोक दो, तो ठोकने वाला आदमी क्या करेगा? आप भी बताइए, आबकारी विभाग क्या कर रहा था, थाना वहाँ का क्या कर रहा था? ये मुमकिन नहीं है कि अगर वो जिस क्षेत्र में ये जहरीली शराब का उत्पादन हो रहा था, उस इलाके में बगैर आबकारी अधिकारी की जानकारी में, बगैर थाने की जानकारी में नहीं हो सकता था। और इन लोगों ने जानबूझ के किया है। ये जानबूझ के किया है कि रिश्वतखोरी लेने के लिए, घूसखोरी लेने के लिए। और ये चुनावी वर्ष में वहां के नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इसमें शामिल हैं। आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि पहले ये पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं होता था और अब ये पॉलिटिकल कनेक्शन अब जुड़ा है ऐसी घटनाओं के साथ? मुझे आज हैरानी हो रही है जब आप ये बात कह रहे हैं कि हमारे वक्त में कम होते थे, इस बार ज्यादा हो गए। यानी कि आप आंकड़ों का कंपैरिजन करेंगे क्या खान साहब? लोग मर गए हैं। नहीं, आंकड़ों का कंपैरिजन 80 से ज्यादा लोग मर गए हैं। और अगर 10 लोग भी मरे थे, क्यों मरे थे? यही मैं खान साहब, क्यों मरे थे वो 10 लोग भी? उस पर एक्शन लिया मैं यही कह रहा हूं, उस पर एक्शन लिया गया था। आज योगी जी इस पर बात करने को तैयार नहीं है। बहन कुमारी मायावती जी ने एक्शन कस के लिया था और उसके बाद कोई घटना नहीं घटी। आज योगी जी कोई कार्रवाई नहीं करने को तैयार में है। आप इतना ज्यादा संवेदनशील मामला हो गया। ये क्या पॉलिटिकल स्कोरिंग की एक वजह हो सकती है क्या कि शराब पीने से लोगों की मौत हो रही है, 80 लोग मर जाते हैं इस देश में, और उस पर यह सियासत कि आपके दौर में इतना था, हमारे दौर में इतना है? अब्दुल रज़ाक खान साहब, देश की जनता एक उम्मीद के साथ योगी आदित्यनाथ जी को, बीजेपी को वोट करी थी, एक उम्मीद के साथ कि प्रदेश में कोई डेवलपमेंट होगा, प्रदेश के लिए कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा, कोई नई कंपनी खुलेगी, हमारा भी कल्याण होगा। तो आप देख सकते हैं हर एक प्रदेश में जहां भी यूपी के लोग काम कर रहे हैं उनको काम नहीं मिल रहा है, अपने प्रदेश वालों को काम दे रहे हैं, यूपी वालों को भगा रहे हैं। तो इसके लिए चीफ मिनिस्टर आज बिल्कुल जिम्मेदार हैं। 2017 सितंबर 21 को इन्होंने अपना कानून बदला, यूपी एक्साइज एक्ट को बदलकर इसको कैपिटल पनिशमेंट की मांग रखी और उसको अप्रूव भी कर लिया। पहले तो 10 साल जेल और 10 लाख फाइन था। इतना करने के बावजूद, 1600 एनकाउंटर्स करने के बावजूद 85 बच्चों को ऑक्सीजन के बिना
मौत के घाट उतरने पड़े, ये ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे। जब इनकी प्रदेश में एक पुलिस वाला मर जाता है, ये लेजर शो देख रहे होते हैं, लेजर शो के मजे ले रहे होते हैं। प्रदेश का कानून ऐसे नहीं चलता, सत्ता चलाना नहीं आ रहा है तो इस्तीफा दे दे योगी आदित्यनाथ जी। अच्छा रज़ाक खान साहब, योगी आदित्यनाथ जी से अगर नहीं हो रहा आज उत्तर प्रदेश में 1400 किलोमीटर एक्सपेंडेबल 8 लेन की सड़कों का निर्माण हो रहा है। अच्छा 2 सेकंड, 20 घंटे 22 घंटे 24 घंटे बिजली आ रही है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था मैंने आपकी बात मान ली, योगी सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि जब अखिलेश की सरकार थी, रक्षा में कोई हत्या हो जाती है, मेरा सवाल तो सुन लीजिए ना। देश के बड़े अब्दुल रज़ाक खान साहब, की मौत हुई है। नहीं, पहले मेरा सवाल आप सुनिए, पहले मेरा सवाल सुनिए, पहले फिर बोलिएगा। पहले सवाल सुनिए इत्मीनान से, सुनिए जरा। 2013 में आजमगढ़ में जब 42 लोगों की मौत हुई थी जहरीली शराब की वजह से, और 2015 में लखनऊ उन्नाव में 31 लोगों की मौत हुई थी, फिर आप ये बात भी जोड़िए ना कि उन मौतों के लिए जिम्मेदार थी अखिलेश सरकार, उनको भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आप ये बात भी जोड़िए फिर इसमें। मीमांसा जी, मैं देखिए किसी की मौत पर सियासत नहीं करना चाह रहा हूं, मैं इतना बोलना ये सियासत नहीं तो और क्या है अब्दुल रज़ाक खान साहब, आप सिलेक्टिव लेंस से देखना चाहते हैं। अब अगर मौतें हो रही हैं तो योगी सरकार जिम्मेदार है, पहले जो मौतें हुई थी उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? फिर केरला जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ जा रहे हैं। नहीं अब्दुल रज़ाक खान साहब, मेरा स्पेसिफिक सवाल है, मुझे स्पेसिफिक जवाब चाहिए। आज कौन है? आज 5,000 करोड़ रुपए राजस्व बढ़ा है एक वर्ष में उत्तर प्रदेश में। ये जो 5,000 करोड़ है ये सपा बसपा के खाते में जाता था, सपा बसपा के खाते में जाता था, क्योंकि कोटी चड्ढा जो ग्रुप था उसके पास शराब का अवैध कारोबार था। तो इस तरह से लूट को सरकार सारा वक्त यहाँ पर व्यर्थ कर रहे हैं। रामदत्त त्रिपाठी जी के पास जा रहे हैं, सारे चुप हो जाएंगे, सारे चुप हो जाएंगे। सरकार की सफलता है। नहीं, आप साथ साथ बोलेंगे तो देखिए इस तरह से डिस्कशन नहीं हो सकती है। 2 सेकंड, रामदत्त त्रिपाठी जी, ये सरकार कह रही है कि सख्त कार्रवाई करेगी। आपने सुना होगा, अभी एक बयान आया बीजेपी नेताओं का लगातार। मुझे ये बताइए आप कि आबकारी विभाग के कुछ कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया जाता है और पुलिसकर्मी जो हैं कुछ निचले स्तर के, उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। ये क्या सख्त कार्रवाई हम इसको बोलेंगे क्या? नहीं, ये सख्त कार्रवाई तो नहीं है। रामदत्त त्रिपाठी जी से मेरा सवाल है, प्लीज अब्दुल रज़ाक खान साहब, जब आपकी टर्न आएगी आप तभी बोलेंगे, बीच में नहीं बोलेंगे, इंटरप्ट नहीं करेंगे। हेलो जी, रामदत्त त्रिपाठी। देखिए, ये सख्त कार्रवाई तो नहीं कहेंगे, ये सख्त कार्रवाई तो नहीं कहेंगे, लेकिन प्रारंभिक कार्रवाई यही होती, क्योंकि जो इनके प्रशासन के नियम है, सीधे किसी को बर्खास्त नहीं कर सकते, उसके लिए जांच करनी पड़ेगी, मुकदमा चलाना पड़ेगा। लेकिन मेरा जो एक लंबा अनुभव रहा है कि जितना भी संगठित अपराध है वो उस अपराध को कंट्रोल करने वाली एजेंसी की मिलीभगत के बिना नहीं होता है। तो तो जाहिर है कि अगर जहरीली शराब बनती है, और इसमें एक खास बात और है कि जो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, सहारनपुर और हरिद्वार में जो मौतें हुई है उनका सोर्स एक ही बताया जा रहा है। रुड़की के पास कुछ गांव हैं जहां ये शराब बनती थी, कोई जनजाति के लोग बनाते थे, और खास बात यह है कि उसमें नशा ज़्यादा पैदा करने के लिए चूहे मार दवाइयाँ भी डाली जाती थी। इस तरह की खबरें पड़ रही हैं। उसके अलावा कुशीनगर जो जिला है हमारा पूरब का, आदरणीय योगी जी के बिल्कुल गोरखपुर के बगल का जिला है, वहाँ भी मौतें हुई हैं। तो इसमें बिना मिली भगत के जो विभाग है, चाहे आबकारी विभाग हो चाहे पुलिस विभाग हो, और आप अक्सर देखिए कि छोटी छोटी 1-2 पुड़िया को लेके गिरफ्तारी होती है, कभी 1-2 बोतल को लेके गिरफ्तारी होती है, लेकिन ये जो बनाने वाले हैं और सप्लाई करने वाला जो ऑर्गेनाइज सिंडिकेट होता है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। और मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि इसमें कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इन लोगों पे केवल जो बनाने वाले नहीं है, मुझे लगता है कि अगर जो अफसर मिली भगत जिनकी पाई जाए उन पर भी आपराधिक मुकदमा चलाना चाहिए, सजा दिलानी चाहिए। जब तक कुछ लोग जेल नहीं जाएंगे आबकारी और पुलिस विभाग के, तब तक ये संरक्षण देना बंद नहीं होगा। और ये जो संरक्षण का पैसा है
ये ऊपर तक जाता है, ऐसा भी नहीं कि लोकल है। तो इसमें ये एक काफ़ी ऑर्गेनाइज ट्रेड है और इसको रोकने के लिए सख्ती बरतनी होगी। और मैं इस बात से सहमत हूँ कि योगी जी को उत्तर प्रदेश में थोड़ा प्रशासन पे ध्यान देना चाहिए। देश की राजनीति के लिए मोदी जी काफ़ी हैं। जी, बहुत बहुत अहम बात आपने कही रामदत्त त्रिपाठी जी। ये पूरी चेन है और सिंडिकेट तक तो पुलिस पहुंच ही नहीं पाती। और हमारे साथ अरविंद जैन जी हैं। में क्यों दर्द होता है? नहीं साहब, मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ प्रशासन उन्नाव में घटना हुई तो आप कहिए कि कन्नौज उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है श्री अखिलेश यादव जी की, तो उनको ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल ध्यान और देना चाहिए। गोरखपुर कुशीनगर एक जिला है, दूरी है, तो आप उसको योगी जी के लिए 75 जिले बराबर हैं। और कानून व्यवस्था रामदत्त जी अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए, जब से आप मीडिया से जुड़े हैं, क्या इतनी अच्छी कानून व्यवस्था कभी रही है? क्या अपराधियों पर कंट्रोल हमारी पुलिस ने नहीं पाया है? क्या सरकार अनवरत उनके खिलाफ अभियान नहीं चला रही है? कैसी बात करते हैं आप? अगर अखिलेश जी ने या मायावती जी ने लापरवाही की तभी तो वो सत्ता से बाहर हैं, आप आए हैं। तो अगर योगी जी को प्रशासन चलाने में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ये बात बिल्कुल दे रहे हैं, आप सुझाव दे सकते हैं। कभी उत्तर प्रदेश से आप उठा के देखिए, अगर पिछले 1.25 साल के अंदर देखेंगे तो 10 दिन वो बड़े मुश्किल से 4-4 घंटे के लिए गए हैं। और आप बता रहे हैं कि वो उत्तर प्रदेश में ध्यान नहीं देते हैं। हाँ, ये कि मीडिया का एक वर्ग है, एक विश्लेषकों का एक वर्ग है जो उन्हें योगी जी नहीं सुहाते। लेकिन हकीकत तो यही है ना, आप कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है, लेकिन 80 लोगों की मौत तो हो गई। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा सिंह साहब? उस जिम्मेदारी से तो आप पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। आपकी सरकार है, अगर मौतें हुई हैं तो जिम्मेदारी भी आपको लेनी होगी। अगर आप कुछ अच्छा काम करेंगे तो हम आपकी पीठ जरूर थपथपाने के लिए बैठे हुए हैं। ज्यादा मौतें हुई हैं। ये जो ये बात गलत है सिंह साहब। जब आप आंकड़ों की तुलना करने लगते हैं, यहाँ बात गड़बड़ा जाती है। यहाँ बात गड़बड़ा जाती है सिंह साहब। मैं इस बात पर आपसे बिल्कुल अग्री नहीं करती। व्यवस्था में परिवर्तन नहीं होगा, इन्हें तत्काल बर्खास्त ठीक है सिंह साहब, 2 सेकंड। अरविंद जैन जी से मैं अभी तक कोई सवाल नहीं ले पाई हूँ। सिंह साहब, मुझे लगता है कि देखिए, मैंने आपको पूरा मौका दिया। जो राजनीतिक नेतृत्व है उसको भी नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। यही बात रामदत्त त्रिपाठी जी, मैंने सवाल ये उठाया कि नैतिक जिम्मेदारी आपको लेनी होगी अगर कोई गड़बड़ी हुई है। ये फर्ज बनता है सरकार का। क्या ठीक है, अरविंद जैन जी हमारे साथ हैं और पुलिस फोर्स में बहुत ही। रामदत्त त्रिपाठी जी, 2 सेकंड। अगर पिछले चीफ मिनिस्टर ने गड़बड़ किया तो जनता ने उनको सबक सिखा दिया। बिल्कुल, आप भी क्यों वही कर रहे हैं भाई? आप क्यों नहीं ठीक से ध्यान दे रहे हैं? बिल्कुल वाजिब सवाल यहाँ पर रामदत्त त्रिपाठी जी। और अरविंद जी भी हमारे साथ हैं इस वक्त, और वो पुलिस फोर्स में काम कर चुके हैं, टॉप पोजीशन पर रह चुके हैं और पुलिस फोर्स को वो इनसाइड आउट समझते भी हैं। अरविंद जी, ये जो बात सारी पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पे करी, आपने सबको सुन लिया। अब सवाल यही है, जो रामदत्त त्रिपाठी जी ने जो सवाल यहाँ पर खड़ा किया था कि सिंडिकेट तक तो पुलिस के हाथ पहुंच नहीं पाते, और इसी वजह से ये हम देखते हैं कि साल दर साल सरकारें भले ही बदलती रही हों, लेकिन लोगों की मौत का सिलसिला नहीं थमा है। देखिए, बड़ी पुरानी ये ट्रेजेडीज हैं जो उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष करीब ये रिपीट होती हैं। एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है 60A एक्साइज एक्ट में, एक्साइज एक्ट 60A, जो कि एक अच्छा कदम है, सराहनीय कदम है। इसमें मृत्युदंड की सज़ा का प्राविधान किया गया है। जो सहारनपुर में ट्रेजेडी हुई है, अभी मैं सहारनपुर को लेके चल रहा हूँ। बालूवाला गांव में से खाना खाकर पीकर वहाँ से लोग चले थे, और कुछ वहाँ पे स्थानीय लोग बताया गया है कि शराब बेच रहे थे, खरीद के भी लाए थे, जिसको कंज्यूम करने से डेथ हुई है। मेरी जानकारी है कि हरिद्वार और सहारनपुर की जॉइंट पुलिस टीम्स इंटरोगेट कर रही हैं, उसमें एक्शन चल रहा है। 3 थानों में मुकदमे दर्ज हुए हैं, सहारनपुर में, नागल में, इसमें देवबंद में और गागलहेड़ी में, और उनकी तफ्तीशें चल रही हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस घटना में पुलिस पूरी अपनी ताकत झोंकेगी। बड़ी शर्मनाक घटना है, और ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक कि एक्साइज डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, तहसील का स्टाफ, जो भी लोग हैं लोअर लेवल पर, इन सब की इसमें मिली भगत ना हो। कभी कभी क्या होता है कि ये नदियों के किनारे बनाते हैं, ऐसी जगह बनाते हैं जंगलों में जहाँ पर कि आसानी से एक्सेस नहीं हो पाता है, और जैसे ही पुलिस के आने की सूचना मिलती है ये नदियों में भाग जाते हैं, कूद जाते हैं, जंगलों में छिप जाते हैं।
तो अभियान बीच में ठप हो जाता है। ऐसा नहीं है कि ये सिटी में या मेन विलेजेस में ये काम चलता है, ये रूरल बहुत अंदर इंटीरियर एरियाज में जंगलों वगैरह में ये इस टाइप की शराब को खींचा जाता है। मैं समझता हूं इससे यूपी पुलिस सबक लेगी, पूरे उत्तर प्रदेश में अभियान चलाएगी, बहुत सख्त कार्रवाई इसमें होनी चाहिए। ये एक तमाचा है, एक गंभीर घटना है जिसको सहारनपुर पुलिस ने बड़ी गंभीरता से लिया है। मुकदमे दर्ज कर विवेचना हो रही है और उन्होंने इस बात के लिए आश्वस्त किया है कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट से लेकर जितने भी स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस हैं, यूपी गैंगस्टर्स एक्ट वगैरह, सब में कार्रवाई होगी। और मेरा यह भी मानना है कि जो एक्साइज का स्टाफ है, लोअर लेवल का, पुलिस का है, जहां पर भी मिली भगत पाई जाए, इनके अगेंस्ट स्ट्रिंजेंट एक्शन होना चाहिए और इनके डिसमिसल्स सर्विस से होनी चाहिए, जिससे कि एक नजीर पूरे प्रदेश में बन सके। जी सिंह साहब, आपने सुना ये 2017 में यूपी विधानसभा में ये यूपी एक्साइज बिल तो आप लेकर आए, जिसमें मौत की सजा और जुर्माने का प्रावधान भी रखा गया ताकि लगाम कसी जा सके ये जो अवैध शराब का कारोबार करते हैं। लेकिन मेरा आपसे सवाल है कि ये सब कुछ कागजों में ही सीमित क्यों रह जाता है, ये इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो पाता है? नहीं, ये कागजों में सीमित नहीं है, इंप्लीमेंट कर दिया गया है। जी, मेरी बात हुई सिंह साहब से मेरा सवाल से। था। अच्छा, आईपी सिंह साहब, देखिए, एके जैन साहब वरिष्ठ मतलब डीजीपी रहे हैं और जानते हैं बेहतर तौर से। उन्होंने 61A का भी बयान किया। उत्तर प्रदेश सरकार बिल्कुल तत्पर है और सख्त कार्रवाई, पिछले जब भी घटना घटी है पिछले 1.5 साल के अंदर सख्त कार्रवाई हुई है। और अभी भी हम आपसे आश्वासन देते हैं कि जो भी दोषी होंगे, चाहे आबकारी विभाग के अफसर या कर्मचारी हो या पुलिस विभाग के अफसर या कर्मचारी हो, उनको सिर्फ सस्पेंड नहीं, उन्हें बर्खास्त किया जाएगा। इस तरह के प्रावधान उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है, पूजनीय योगी जी लेकर आए हैं। कि अगर यह कहा जाए कि राजनैतिक मिलीभगत है, आप विश्वास करिए, यह सरकार सपा बसपा की सरकार नहीं है, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। किसी भी तरह का संरक्षण, राजनीतिक संरक्षण किसी विधायक, मंत्री, सांसद के तरफ से उत्तर प्रदेश में न किसी अपराधी को दिया गया है, न इस तरह के अवैध कारोबार करने वालों के साथ उनकी संलिप्तता पाई गई है। और राजनीतिक आरोप अगर लगता है तो हम उसका जवाब देंगे, लेकिन जो भी दोषी होंगे निश्चित तौर से एक नजीर बने उत्तर प्रदेश में। जो जैन साहब ने कहा, मॉरल रिस्पांसिबिलिटी लेते हुए आबकारी मंत्री को आपको नहीं लगता इस्तीफा दे देना चाहिए? 80 लोगों की मौत, ये आंकड़ा कोई कम नहीं होता है। इससे बेहतर आबकारी मंत्री जताने के लिए उनका एक बयान तक नहीं आया सामने। एक मिनट, आज तक के इतिहास में इतना ईमानदार, इतना बेहतर आबकारी मंत्री कोई हुआ ही नहीं। आप सोचिए ना कि 50% से ज्यादा राजस्व बढ़ा है। जो लूटपाट थी, जो सरकारी लूटपाट थी, अवैध लूटपाट थी, उसको बंद किया है। मीमांसा, मुझे एक बात बोलने का मौका दीजिए। इस तरह के मंत्री को मीमांसा जी, मुझे समय दीजिए। मीमांसा मलिक जी, आईपी खान साहब, आपने अपनी बात रख दी, आप काउंटर करना चाह रहे हैं अब्दुल रज़ाक खान। 27 दिसंबर 2018 को ओम कश्यप, राम नारायण त्रिपाठी, संतोष अवस्थी, ये 3 मंत्री जो योगी आदित्यनाथ जी की गवर्नमेंट में है, इनके प्राइवेट सेक्रेटरीज को अरेस्ट कर जेल भेजा गया था भ्रष्टाचार के आरोप में। सब जगह भ्रष्टाचार है। एक्साइज डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, एक स्टिंग ऑपरेशन में यह भी सामने आया। अक्टूबर 23, 2017 पुलिस ऑफिसर्स पैसे लेते हुए पकड़ाए गए। इसके ऊपर एक जांच ऑर्डर की थी योगी आदित्यनाथ सरकार ने। 27 दिसंबर 2018 को इनके कैबिनेट मंत्रियों के 3 स्टाफ, प्राइवेट सेक्रेटरीज, मंत्रियों के प्राइवेट सेक्रेटरीज को जेल भेजा गया। अब बताइए, इतने अच्छे मंत्री आज तक नहीं आए। लेकिन याद करिए, मायावती जी के जमाने में 18 सर, वही तो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार योगी आदित्यनाथ जी के पिछली समाजवादी सरकार में भ्रष्टाचार में तमाम मंत्री सलाखों के पीछे गए। और जैसे मुझे उत्तर प्रदेश सरकार को लगी है कि ये अमूक एक सवाल का जवाब मेरा भी दे दीजिए। भ्रष्टाचार में लिप्त है हमारी सरकार और योगी जी ने उनको कार्रवाई की है। हमने किसी तरह की माफी नहीं दी है। आप दोनों के लिए मेरा ये सवाल है का काम
विपक्ष नहीं, करता आप रहा, दूसरे पर भारतीय तो उंगली जनता उठा पार्टी रहे हैं, रास्ते लेकिन पर आप लेकर याद आई है। कीजिए राम स्वरूप सिंह जो कि पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उनकी गौशाला में अवैध रूप से शराब बनाई जा रही थी, यह सिंडिकेट पकड़ा गया था, उनके जो पौत्र हैं वो पकड़े गए। अब इस पर भी जवाब दे दीजिए आप दोनों का। मैं चाहूंगी 30-30 सेकंड आप दोनों को दे रही हूं, इस पर जवाब चाहिए मुझे। मीमांसा जी पिछले ने अगर गलती की है, हाँ, मीमांसा जी पिछले ने अब्दुल रज़ाक खान साहब, फिर आप मॉरल हाई ग्राउंड नहीं ले सकते कि आप दूसरे पर नहीं, दूसरे की टी शर्ट पर दाग है वो आपको दिखाई देता है। बीजेपी को वोट किए तो आपके लेकिन गलती अगर बीएसपी और एसपी कर रही है वो आपको दिखाई नहीं देगा। ये सिलेक्टिव लेंस से देखना बंद कर दीजिए अब्दुल रज़ाक खान साहब। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि पिछले गलतियों की तुलना आप इस सरकार से करेंगे। ये सरकार क्या क्या वादे करके आई थी सत्ता में? नहीं तो रिकॉर्ड तो सबका खंगाला जाएगा, जवाब सबको देना होगा, चाहे वो बीएसपी हो, चाहे वो एसपी हो, चाहे वो बीजेपी हो। इनके देखने का नजरिया ऐसा है। आपने सवाल उठाया तो इसका भी जवाब दे दीजिए। अब राम स्वरूप सिंह बीजेपी के हैं क्या? मुझे सुन लीजिए, ये जवाब दे दीजिए। अब आप मेरी बात भी सुन लीजिए, मेरा भी सवाल एक सुन लीजिए। बोलिए बोलिए। देखिए भ्रष्टाचार की बात जो कह रहे हैं आईपी सिंह जी, देखिए आप यही लखनऊ के बगल में एक उन्नाव जिला है, उन्नाव जिला में एक विधायक है भारतीय जनता पार्टी के सेंगर साहब, एक नाबालिग लड़की के रेप में पकड़े गए, जेल में बंद है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपनी प्राथमिकता से अलग किया? क्या निकाला उनको? किया है नहीं किया है, बिल्कुल डंके की चोट पे काम नहीं किया है। और देखिए कोई कार्रवाई नहीं की। दूसरी बात एमएच खान साहब पहले मुद्दे पर रहते हैं, विधायक थे। देखिए मेरी बात मुद्दे में भ्रष्टाचार की बात कर रहा हूँ। देखिए अगर आपको एक दूसरे के यहाँ पर दोष निकालने के लिए आपको लगता है कि आपकी पॉलिटिकल स्कोरिंग बन जाएगी तो मैं वैसा नहीं होने दूंगी। आगे की सोल्यूशन चाहिए कि इस तरह की घटनाओं पर रोकथाम लगे। देखिए जो देश की जनता आपको सुन रही है वो नहीं चाहती कि उनकी मौत हो। सिलसिला जो चल रहा है इसमें जातिवाद भी खोली जा रही है, ये मौत के ऊपर जातिवाद भी खोली जा रही है। और दंगाइयों को मियां आजम खान आप एक एक करके बात कीजिए, एक एक करके सीएम आवास में लेकर आते हैं। बात नहीं सुनने देंगे। एमएच खान साहब प्लीज साथ साथ नहीं बोलेंगे। सिंह साहब मुझे पहले आप ये बता दीजिए, देखिए मैं कह रहा हूं ये मौतें होती हैं उसके बाद आप एसटीएफ की 8 टीमें बना देते हैं जांच पड़ताल के लिए, जगह जगह आप छापेमारी करते हैं, फिर आप दिखा देते हैं कि इतने लीटर आपने जहरीली शराब पकड़ी। मेरा आपसे सवाल है कि लोगों की मौत के बाद ही ये एक्शन क्यों दिखाई देता है, पहले क्यों नहीं दिखाई देता है, ये नौबत ही क्यों आती है? सिंह साहब निश्चित तौर से ये बार बार हमने कहा ना कि पिछले 15 सालों का अगर ट्रैक रिकॉर्ड सिर्फ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का ही देख लिया जाए तो ये हमारी पुलिस या ये आबकारी के लोग तभी एक्टिव होते हैं जब इस तरह की बड़ी घटना हो जाती है, मांग के जो सिंदूर है सूख जाते हैं, तब जाके कहीं न कहीं ये प्रशासनिक अमला जागता है। लेकिन ये सोचने की बात है। मैं तो विश्वास करता हूं, मैं आशा करता हूं कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं निश्चित तौर से इस बार जो कार्रवाई होगी वो इतिहास में दर्ज होने वाली कार्रवाई होगी। और आगे हम पूरी उम्मीद करते हैं कि जिस तरह के आरोप हम पिछली सरकारों पर लगाते रहे, सपा सरकार बसपा सरकार हम क्या लगाते रहे, एक हादसा होता है, उस तरह हमें ये बात आगे हमारी छोटी मोटी कार्रवाई हो जाती है, छोटी मछलियों पर गाज गिरा दी जाती है, उसके बाद जांच रिपोर्ट डस्टबिन में पहुंच जाती है और फिर हम इंतजार करते हैं एक और हादसा होने का। ये होता है। आप देखिए ना पीछे जो कुछ भी 1.5 वर्षों में हुआ हमारी सरकार ने, मैं वो तो डेटा भी लेकर नहीं आया कि कितने लोगों को अस्थायी रूप से नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। 50 साल की उम्र के बाद जो लोग अपने कार्यों में शिथिलता बरत रहे थे उन्हें भी हमने घर बिठाने का काम किया है। इस तरह की पॉलिसी पहली बार उत्तर प्रदेश में लागू हुई है। और ये मान के चलिए अगर 3 साल की भी नौकरी रहेगी, 5 साल की नौकरी है, अगर आप चोरी करते पकड़े जाएंगे, कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करते पकड़े जाएंगे, अपराधियों को संरक्षण देंगे तो उत्तर प्रदेश सरकार कतई आपको माफ करने वाली नहीं है, सख्ती से निपटा जाएगा। उसमें जो बात सिंह साहब कह रहे हैं, फिर सिस्टम में कहां कमी है? अगर इतनी सख्त कार्रवाई की जा रही है तो फिर ये मौतें क्यों देखने पड़ती हैं इस देश को? लोगों को क्यों दर्द झेलना पड़ता है? नहीं, निश्चित रूप से देखिए प्रॉब्लम क्या है कि
कई सालों से, ये कोई आज की परंपरा नहीं है, कई सालों से हमारे जो जिलों में अफसरों की नियुक्तियां होती हैं, चाहे तहसील हो, चाहे पुलिस हो, चाहे आबकारी हो, वो सब पॉलिटिकल सिफारिशों से होती हैं और उनको विधायकों का, सांसदों का, लोकल मंत्रियों का संरक्षण मिलता है। और आप जानते हैं कि चुनाव लड़ने के लिए बहुत पैसा चाहिए। तो ये एक ऐसा आदरणीय रामदत्त जी, जब से योगी जी की सरकार है, 2 नियुक्तियां बताइए जो राजनीतिक हुई हो, 2 नियुक्तियां। थोड़ा धीरज रखिए, थोड़ा धीरज रखिए। मैं कोई आपके ऊपर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं जनरल बात कह रहा हूँ। तो इसलिए जो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए नीचे के ऑफिसर्स की, वो नहीं हो पाती है। कई बार ये होता है कि नीचे के ऑफिसर ऊपर के ऑफिसर से डरते भी नहीं हैं। तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को काफ़ी, मुझे लगता है, ओवरहालिंग करनी पड़ेगी। और जो नियुक्तियों का है, खास करके जो कटिंग एज है, जो थाना है, तहसील है और जो आबकारी विभाग के लोकल अफसर हैं, इनमें अगर ईमानदारी से पोस्टिंग की जाए तो मुझे नहीं लगता कि ये सब चीज़ें नहीं रोकी जा सकती। बिल्कुल, संगठित अपराध हम तभी ब्रेक करेंगे जब संगठित अपराध को संरक्षण मिलना बंद हो जाए प्रशासन का, और वो तभी जरूरी है जब नियुक्तियों में हम ईमानदारी बरतें। ये बहुत, इसमें कोई, मैं किसी एक पार्टी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ। और जहाँ तक कानून सख्त किया गया है, बिल्कुल कानून सख्त किया गया है, लेकिन वहाँ तक स्थिति तो पहुँचे। पहले जब वो लोग पकड़े जाएं, उन पे मुकदमा कायम हो, उन पे चार्जशीट हो और अदालत में हो, तब न जाके सज़ा मिलेगी, चाहे उम्र कैद की या फांसी की। लेकिन होता क्या है कि ये चूँकि कहीं न कहीं इसमें संरक्षण होता है ऑर्गेनाइज क्राइम को संबंधित विभागों का, इसलिए वो नहीं हो पाता है। और इसका एक और सबसे जो खराब पहलू ये है कि देखिए, ये सारी मौतें हुई मौनी अमावस्या के दिन, जो हमारा पर्व है, और जो मारे गए वो सब गरीब लोग मारे गए। इसमें कोई अमीर मिडिल क्लास के लोग नहीं पीते हैं जहरीली शराब। तो ये जो गरीब लोगों के लिए इस तरह से जाने जाती हैं और साल दर साल जाती हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं फिर कहूँगा कि मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन वर्तमान सरकार से ज़्यादा लोगों को उम्मीदें हैं और इस पे थोड़ा ज़्यादा सख्ती करनी चाहिए, प्रशासन चलाने पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ये सबसे अहम बात जो आप रामदत्त त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि ये राजनीतिक संरक्षण है, ये पूरी चेन है, और जो पॉलिटिकल कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं जो एक्शन होता है उसको कमजोर कर देता है। और इसी वजह से ये जो शराब माफिया हम देखते हैं, ये लगातार फलते फूलते रहते हैं। कुछ दिन के लिए भले ही जेल में चले जाएं, बाहर निकलते हैं और फिर से इनका धंधा चालू हो जाता है। अब्दुल रज़ाक खान साहब, अखिलेश यादव अब तो जरूर यहां पर उंगलियां उठा रहे हैं योगी सरकार पर, लेकिन एसटीएफ का गठन तो देखिए उन्होंने भी किया था। उन्होंने एसटीएफ का गठन इसीलिए किया था कि शराब माफिया पर किसी तरह से नियंत्रण पाया जाए, लेकिन वो एसटीएफ भी पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाई। जो शराब माफिया है वो तब भी वहां पर लगातार उस कारोबार में शामिल रहा है। ये फैक्ट्स बता रहा है, ये रिपोर्ट देखिए आप। जितने लोगों को पकड़ा गया उसके बाद भी धंधा फलता फूलता रहा। सही बात है मीमांसा जी, ये 5वीं घटना है उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के नीचे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये पहली घटना है, 5 घटनाएं हो चुकी है और आज भी आप कानून सुव्यवस्था ला नहीं पाए अपने प्रदेश में। देखिए कितने अच्छे दिन आ गए योगी सरकार के नीचे। आज योगी सरकार 85 बच्चों को ऑक्सीजन नहीं दे पा रही है। आप अखिलेश के लिए कुछ नहीं बोलेंगे। मैंने जहां से शुरुआत की, स्कूल में बंद है, आप उसमें कुछ नहीं बोलेंगे। आप सीधे योगी पर आ जाते हैं। स्विच ऑन ऑफ होता है ना, जैसे आप सीधा स्विच। मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो पहले की सरकारों के बारे में भी कुछ बोल दीजिए। 5 हादसे, गौ हत्या के 11 हादसे, 24 हादसे पूरे देश में, सिर्फ योगी सरकार के नीचे 11 हादसे, 6 लाख करोड़ के ऊपर प्रदेश का कर्जा, योगी सरकार के नीचे गौ माता स्कूल में बंद, स्कूल में किसान बंद कर रहा है तो कभी हाईवे पे मर रही है। देखिए सारे अपराधों की बात मत कीजिए। आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं रज़ाक खान साहब, मैं चाहती हूँ उसी पर आप मैं बोल रहा हूँ कि अगर योगी आदित्यनाथ जी को चुनावी भाषण ही करना है तो बीजेपी के स्टार प्रचारक बनकर करे, प्रदेश से इस्तीफा दे दे। लोगों के बारे में एक और रिपोर्ट आ रही है कि 92 लोग मरे, 92 लोगों की मौत कोई मामूली बात नहीं है। ये अहम कारण है। ऐसा नहीं कि 1.5 साल में अखिलेश की सरकार के नीचे लोग मर गए तो जरूरी नहीं कि योगी सरकार के नीचे भी लोग जहरीली शराब पीकर मरे। पहले की समस्या कोई तो जिम्मेदारी ले। समझने
की कोशिश करिए। आरोप प्रत्यारोप से नहीं चलेगा। जब तक सभी राजनीतिक दल बैठ के इसके समाधान के लिए नहीं सोचेंगे। 1600 एनकाउंटर, अपराधियों का एनकाउंटर होगा। एके जैन साहब बैठे हुए हैं, बहुत ही जाने माने डीजीपी रहे हैं। आपके जमाने में भी अगर अपराधियों ने अपराध किया तो आपने भी माफ नहीं किया है। अपराधी के साथ अपराधी के साथ अब्दुल रज़ाक खान और सिंह साहब बढ़ती जाएगी, सख्ती बढ़ेगी। योगी जी की सरकार, उन्हें किसी तरह की माफी नहीं मिलेगी। जो लोग 30 करोड़ आबादी है उत्तर प्रदेश की, हमें जनता को देखना है, उनकी अपराधियों को संरक्षण देना है और अपराधियों को बोलने का मौका देंगे। सपा और बसपा के नेता दोनों आगे हैं। और भी पैनलिस्ट के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। सिंह साहब और भी पैनलिस्ट अब्दुल रज़ाक खान साहब, 2 सेकंड आपको वक्त दे दिया मैंने। आपने खूब एक दूसरे पर खूब वोट कर लिया। देखिए, हाँ, एमएच खान साहब, बहुत कार्रवाई की बात अभी हो रही थी कि हाँ, मैं ये कह रहा था कि बहुत तेजी से कार्रवाई की बात हो रही है, पुलिस कार्रवाई करेगी। मुजफ्फरनगर में क्या कार्रवाई हुई थी? 8 लोग निर्दोष लोगों को बंद कर दिया था, बाद में पुलिस को छोड़ना पड़ा वहां से। ये जो हड़बड़ में कार्रवाई करते हैं, ये जो बिना सोचे समझे कार्रवाई करते हैं, इसमें इनको मुंह की खानी पड़ती है। और आज के अखबारों में छपा मीमांसा जी, ये बहुत दुखद है कि अब इस मौत पर जात की भी राजनीति शुरू कर दी गई है। यहाँ के डीजीपी कहते हैं कि सहारनपुर में 16 की मौत हुई है, जिसमें 13 अनुसूचित जात के हैं, 2 गुर्जर हैं, 1 पिछड़ा वर्ग है। ये जाति की मौत में भी जाति की राजनीति शुरू हो गई। ये कितनी शर्मनाक बात है, ये शर्मनाक बात है। ये अखबारों में आज छपा है। देखिए, ये अगर आप बोलने नहीं देंगे यार तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोलता। अगर आप बात नहीं सुनेंगे मैं नहीं बोलता। बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है। और देखिए, आप सबके लिए मैं नहीं बोलता। अगर ये बात को सुनना नहीं चाहते तो मैं नहीं बोलता। इस सियासत का भला नहीं होने वाला, सियासत ही करना है, मौत में भी सियासत का भला नहीं होने वाला। उनको जो दर्द मिला है, जो जख्म मिले हैं, वो नहीं बढ़ने वाले। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। बहुत शर्मनाक है, बहुत ही दर्दनाक है कि लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन इस देश में सिस्टम को जगाने के लिए जब तक लोगों की मौत नहीं होती तब तक वो सक्रिय नहीं होता। और ये परिस्थितियां जो हैं देश में, वो बदलनी चाहिए और इसके लिए राजनीतिक दलों को एक सुर में बोलना चाहिए। लेकिन दिखाई दे रहा है आज कि कोई एक मंच पर नहीं बोल रहा है, सबको अपनी सियासत ही इसमें नजर आ रही है। किसी तरह से पॉलिटिकल स्कोर्स आप कर लीजिए, इस पर पूरा फोकस है। मैं उम्मीद करती हूं आप सभी से अगली बार जब हम चर्चा में बैठेंगे तो कम से कम इस तरह से आरोप प्रत्यारोप नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आज की चर्चा में शामिल होने के लिए।